हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने यूपी पुलिस की क्लास नंबर 12 लेकर आया हूँ, 12 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा भारतीय कृषि और भारतीय कृषि की विशेषताएँ। और इसमें जितने भी फैक्चुअल डाटा है हम सभी कवर करने का प्रयास करेंगे। यूपी पुलिस का पेपर को ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए इन क्लासों को आपको शॉर्ट वीडियो में देखकर ही कवर करना होगा। यहाँ पर ना तो नोट्स बनाने का टाइम है अभी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, केवल अभी 1 महीना रहा है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी केवल रिवीजन पर फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं भारतीय कृषि का, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। देश की लगभग 54.6% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। यानी लगभग 55% जनसंख्या भारत की कृषि कार्यों में लगी हुई है। देश की जीडीपी यानी सकल मूल्य संवर्धन में 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18% है। यानी 17 से 18% हिस्सेदारी है भारतीय जीडीपी में। यह एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि किसमें शामिल है? प्राथमिक क्रिया में शामिल है, जिसके अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि को शामिल किया जाता है। कृषि में केवल हम आमतौर पर समझ लेते हैं कि कृषि में केवल खेती शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि में सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। कृषि एक व्यापक शब्द है जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी यानी कि पौधारोपण, ये सब इसमें शामिल होता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि यह देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जिनका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। तभी तो भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की कृषि किस पर आधारित है? मानसून पर आधारित है मुख्यतः। देश में मृदा, जलवायु व कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य एवं अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषियों को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी 3 वर्गों में ऋतुओं के आधार पर बांटा जाता है। पहली खरीफ की फसल, रबी की कृषि और जायद की कृषि। यानी जो भारतीय कृषि है उसको 3 भागों में बांट दिया। पहला देखते हैं खरीफ। खरीफ की कृषि, इसके अंतर्गत फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। यानी खरीफ की कृषि जो जो गर्मियों में होती है, जब गर्मियों में यानी जून से जुलाई के बीच में जब इसकी बुवाई होती है, और इसे काट कब लिया जाता है? यानी 2 महीने बाद, अगस्त यानी 1-2 महीने बाद सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। तो जून से जुलाई में बुवाई होती है और सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है इस फसल की। इसमें कौन कौन से शामिल है? जैसे धान, धान की फसल इसमें शामिल है। और जैसे और क्या शामिल है? सोयाबीन की फसल इसमें शामिल है। खरीफ की फसल में सोयाबीन हो गई, अरहर हो गई, तिल, मूंग हो गई, उड़द उड़द की दाल हो गई, लोबिया हो गई, ज्वार हो गई, रागी, बाजरा, मूंगफली हो गई, तंबाकू हो गया और कपास। ये किस में शामिल है? खरीफ की फसल में शामिल है। तो खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से लाभ होता है। यानी उस समय 1 जून को ही भारत में मानसून प्रवेश करता है केरल से। उसके बाद लगभग 14-15 जून तक आते आते उत्तर भारत में मानसून पहुंच जाता है। तो खरीफ की फसलों को इससे लाभ होता है। ये वर्षा काल की फसल भी कहलाती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों की बुवाई के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तापमान तो मिल जाता है इसे उससे, क्योंकि उस टाइम पे जून जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और आर्द्रता मिल जाती है इसे भारतीय मानसून से, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे। तो इनमें याद रखना, ये पूछा जाता है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी शामिल हैं। जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा। ज्वार, रागी, बाजरा ये मोटे अनाजों में शामिल है और ये खरीफ की फसल में भी शामिल है। मूंगफली, तंबाकू, कपास। कपास भी किस में आती है? खरीफ की फसल में आती है। आगे देखते हैं रबी की फसलें। रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है। यानी सितंबर अक्टूबर में काटा खरीफ की फसल को, एक आध महीना ज़मीन को खाली छोड़ा, परती छोड़ा, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है रबी की फसल की, और अप्रैल मई में काट लिया जाता है इसे। इसे शीतकाल की फसल कहते हैं, यानी इसे ठंडी में बोया जाता है।
रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। यानी इस टाइम पे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ से, यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो भूमध्य सागर से आता है, उससे जो दिसंबर में उत्तर भारत में वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। रबी की फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है और पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसे याद रख लेना इस प्रकार, जैसे गेहूँ को बोते समय बहुत कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कब बोया जाता है? लगभग अक्टूबर नवंबर में। और जब काटा जाता है मई जून में, तो इसे काटते समय बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता भी होती है। इसमें रबी की फसलों में क्या क्या शामिल है? जैसे गेहूँ, जौ शामिल है, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई, यानी ये किस में शामिल है? सब रबी की फसल में शामिल है। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको रबी की फसल याद करने की, कि ऐसे याद रखना कि एक रवि नाम का लड़का था, वो ट्रेन में बेच रहा था चने मसाले जोर गरम, आवाज़ लगाते हुए बेच रहा था चने मसाले जोर गरम। तो चना से बना चना, चना हो गई रबी की फसल। रवि नाम का लड़का था, यानी रबी की फसल। चना मसाला, माँ से बना मटर, सा से बना सरसों, मसाला आला से बना आलू, चना मसाला जोर, जोर से बना जौ, ठीक, और रा से बना राई। तो लगभग सारी फसलें इसमें आ गई। तो इसे याद कर सकते हैं इस प्रकार, रवि नाम का लड़का ट्रेन में आवाज़ लगा रहा था चना मसाला जोर गरम, तो उससे सब इसमें आ जाएंगी। ठीक, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों को मार्च में इसकी बुवाई होती है और जून तक इसे काट लिया जाता है। मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें होती हैं ये भी, इन्हें भी गर्मियों में ही बोया जाता है। इसमें शामिल है जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, ये सब किस में शामिल है? ये सब जायद की फसलों में शामिल हैं। आगे देखते हैं, अब ये हमने फसलें देख ली हैं, अब देखते हैं यानी किस क्षेत्र में किस कृषि को क्या नाम दिया जाता है, यानी कृषि को इस स्थानीय क्षेत्रों में क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो कृषि होती है उसे कहा जाता है झूम या झूमिंग कृषि, जो पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कृषि को कहा जाता है देप्पा, दहिया या बेबर। देप्पा, दहिया, बेबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में कहा जाता है पामाडाबी, कोमान या बिरिंगा। पामाडाबी, कोमान या बिरिंगा। राजस्थान में कृषि को कहा जाता है बात्रा या बालरे। किसे? स्थानांतरित कृषि को। ये जो नाम है ये है स्थानांतरित कृषि के, जो झूमिंग कृषि होती है। यानी स्थानांतरित कृषि से मतलब ये होता है कि जब जंगलों को काटकर उसकी सफाई कर दी जाती है, उन्हें जलाकर और काटकर सफाई कर दी जाती है, तो उस जंगल की भूमि को कृषि के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ से उसे हटा दिया जाता है झाड़ झंकाड़ को, और उसे कृषि के लिए तैयार किया जाता है। तो इसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। जब वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाती है कृषि करते करते, तो वहाँ से हटकर किसी दूसरे स्थान पर, अन्य स्थान पर कृषि के लिए वैसे ही जंगल को काटकर सफाई करके कृषि भूमि तैयार की जाती है। तो इसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इसे ही झूमिंग कृषि भी बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो इस क्षेत्र में यानी राजस्थान में क्या कहा जाता है झूमिंग कृषि को? वात्रा, वालरे या वाल्ट्रे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है पोंडू या पेंडा। मेघालय में कहा जाता है वोगमा। पश्चिमी घाट में कहा जाता है कुमारी या पोनम। इसे याद रखना, कुमारी को। और ये जो मैंने आपको ऊपर बताए, इसमें पामाडाबी, बालरे या बात्रे, ये इंपॉर्टेंट है। झूम वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पश्चिमी घाट वाले को याद रखना कुमारी। झारखंड में कहा जाता है करूबा, कुरुबा। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है, पामलू, स्थानांतरित कृषि को। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कहा जाता है दीपा, और अंडमान निकोबार में भी इसे दीपा कहते हैं। अब देख लेते हैं कृषि और किस कृषि में किसका पालन किया जाता है। जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर में फूलों का उत्पादन किया जाता है। वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन। पोमी कल्चर में फलों का उत्पादन किया जाता है, पोमी। ओलेरी कल्चर में किया जाता है सब्जियों का उत्पादन। पीसी कल्चर में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। वैसे ही हॉर्टिकल्चर में बागवानी की जाती है। एरोपोनिक्स, एरो यानी हवा में पौधों को उगाया जाता है।
हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाया जाता है, मृदा रहित कृषि भी इसे कहा जाता है, तो इसे याद रखना। अब आगे देखते हैं विभिन्न फसलों और उन पर लगने वाले रोग, यानी क्या क्या डिजीजेस हो जाती हैं फसलों को। जैसे गेहूं में कौन कौन सा रोग होता है? गेहूं में हो जाता है कंडुआ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लूज स्मट, लूज स्मट हो जाता है गेहूं में। सेहू रोग हो जाता है सेहू। रस्ट, गेरुई या रतुआ रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है रतुआ, रतुआ और रस्ट ये पूछे भी गए हैं एग्जाम में, इन्हें याद रखना। रतुआ, गेरुई, कंडुआ, सेहू ये किस में हो जाते हैं? गेहूं में। खैरा रोग पूछा गया, खैरा किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी के कारण हो जाता है धान में। पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना, ये भी एक रोग है। एक धान का रोग है शीत झुलसा, शीत ब्लाइट। मक्का का रोग याद रखना, मक्का में लग जाती है तुलसीता, तुलसीता रोग यानी डाउनी मिल्ड्यू। पत्तियों पर झुलसा रोग हो जाता है। मूंगफली का याद रखना, टिक्का रोग होता है मूंगफली में, टिक्का और ड्राई रूट रोग, इसमें टिक्का इंपॉर्टेंट है, टिक्का। सोयाबीन में पीला चित्तवर्ण रोग हो जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं येलो मोज़ेक वायरस, सोयाबीन को प्रभावित करता है। अगला है बाजरा, बाजरा में हो जाता है अर्गट रोग और ग्रीन ईयर रोग यानी हरित बाली रोग। कंडुआ रोग भी होता है, कंडुआ रोग और किस में होता है? गेहूं में भी कंडुआ हो जाता है और बाजरे में भी। गन्ने में होता है रेड रोट, जो गन्ना सड़ जाता है लाल कलर का, रेड रोट। ज्वार में होता है कंडुआ रोग, तो कंडुआ होता है बाजरे में, ज्वार में और गेहूं में। अब देख लेते हैं भारत में कृषि क्रांतियाँ। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। हरित क्रांति दो हुई है भारत में, पहली हुई थी 1965 में। जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो हैं MS स्वामीनाथन जी, और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हुआ है, तो MS स्वामीनाथन से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हें याद कर लेना कि MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण कब मिला था, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कब मिला था, ये सब देख लेना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति कोको के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति संबंधित है अंडा और कुक्कुट उत्पादन से, कुक्कुट यानी मुर्गी फार्म से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है टमाटर और मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से और औषधियों के उत्पादन से यानी मेडिसिन से। प्याज, झींगा और मेडिसिन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला के उत्पादन से यानी मसालों के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फलों के उत्पादन से और शहद के उत्पादन से, शहद और फलों के उत्पादन से सुनहरी क्रांति। गोल क्रांति संबंधित है आलू के उत्पादन से। सदाबहार क्रांति संबंधित है जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है उसे प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या जाता है? इसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता बिल्कुल भी, यानी उसकी जो मृदा की उर्वरता है वो जैविक उर्वरकों से बनाई जाती है। जैसे केचुआ द्वारा जो बनाया जाता खाद जो होता है जिसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है इसमें। तो सदाबहार क्रांति का प्रयोग किया गया था जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगली क्रांति है रजत रेशा क्रांति। रजत होती है यानी चांदी, और रेशा चांदी जैसा रेशा किसका होता है? कपास का, कपास उत्पादन के लिए। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए। और अगर दे दे केवल रजत क्रांति तो ये संबंधित थी अंडा उत्पादन से और मुर्गी फार्म से। और सुनहरी क्रांति संबंधित थी शहद के उत्पादन से और फलों के उत्पादन से। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में रेशा लग गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। रजत रेशा कपास से, सुनहरा रेशा जूट उत्पादन से। अगली क्रांति है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन बोलते हैं केसर को इंग्लिश में, तो केसर उत्पादन से संबंधित है। गिरे या स्लेटी क्रांति जो संबंधित है वह है उर्वरक के उत्पादन से यानी फर्टिलाइजर के उत्पादन को बढ़ाने से। हरित सोना क्रांति, हरा सोना होता है बांस उत्पादन से। मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से। याद रखना कि 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2023 को UN द्वारा और भारत द्वारा भी। परामनी क्रांति संबंधित है भिंडी के उत्पादन से, परामनी।
इंद्रधनुष यानी इंद्रधनुषीय क्रांति संबंधित है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से। अब देख लेते हैं कि कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। आगे देखते हैं कृषि से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थान। जैसे एक तरफ संस्था दे रखी है और अवस्थिति। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में, यानी दाल वाला कहाँ पर है? कानपुर में, दाल वाला कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, नाबार्ड मुंबई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड है हैदराबाद में, यानी मछली वाला, हैदराबाद तेलंगाना में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है कटक में, मछली वाला हैदराबाद में, यानी हैदर अली आया मछली बेचने और कान में डाली दाल, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे दाल का कहाँ स्थित है? दलहन वाला कानपुर में, और हैदर अली मछली बेचने के लिए आया। चावल को खाया तो कटक कटक बोला। डेयरी, डेयरी लेके गए करनाल। कैसे भाई? करनाल हरियाणा में भैंसें बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, यानी जो पशु होते हैं दूध वाले, जैसे गाय, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भी हरियाणा में अच्छे बड़े पैमाने पर होता है। तो डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय है फरीदाबाद में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है, यानी चौधरी चरण सिंह जयपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड है दिल्ली में, मांस एवं पोल्ट्री दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में। और कृषि वाला कहाँ पर है? ये इकार है, ये इकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली में। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तंबाकू वाला कैसे याद करेंगे? तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, तो उसका संस्थान भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आलू वाला है शिमला में, आलू के साथ तो हमेशा शिमला की सब्जी बनती है, यानी इस प्रकार याद कर सकते हैं कि आलू शिमला की सब्जी, तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, वनस्पति वाला। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरकोट केरल में है। जूट प्रौद्योगिकी कोलकाता में है, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। सब्जी वाला है वाराणसी में, यानी 12 रुपये की सब्जी खरीदी, इस प्रकार याद कर सकते हैं। वाराणसी, वारा आ रहा है ना इसमें, वाराणसी। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्थान है मैसूर में, वही रेशम वाला कहाँ पर है? मैसूर में, कर्नाटक में। अगला है शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, कहाँ पर है? राजस्थान में, तो राजस्थान वैसे ही शुष्क रहता है। अब ये कुछ मैं आपके सामने परियोजनाएं लाया हूँ जो सिंचाई नदी सिंचाई परियोजनाएं हैं, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं। जैसे भाखड़ा नागर परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को जल पहुँचाती है। नागार्जुन सागर याद रखना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। चंबल नदी यानी चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर है। मयूराक्षी है मयूराक्षी नदी पर। इनमें मैं इंपॉर्टेंट निशान लगवा देता हूँ, जैसे हीराकुंड वाली याद रखना आप। आगे देखते हैं, इसमें हीराकुंड याद रखना महानदी पर है उड़ीसा में। अच्छा, आगे याद रखना आप पोचापाद जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पर है कर्नाटक में। तवा याद रखना, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला है काकरापाड़ा याद रखना, काकरापाड़ा ताप्ती नदी पर है, गुजरात में अवस्थित है। फरक्का डैम याद रखना, ये गंगा पर है, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, इसमें इंदिरा गांधी नहर याद रखना, सतलज नदी से निकाली गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को फायदा यानी उन्हें लाभ पहुंचाती है। उकाई याद रखना, उकाई परियोजना तापी नदी पर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही निशान लगवा रहा हूँ मैं आपको। जैसे इसमें है इडुक्की परियोजना इम्पोर्टेंट है, पेरियार नदी पर है, इडुक्की केरल में। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की याद रखना।
आगे याद रखना आप टिहरी बांध। टिहरी बांध पूछा गया है, भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, यानी भागीरथी और भिलांगना के संगम पर है ये। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है उत्तराखंड के गणेश प्रयाग में टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। माता टीला बांध याद रखना उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में है माता टीला? ये है ललितपुर ज़िले में। ये बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। भीमा बांध याद रखना पवना नदी पर है महाराष्ट्र में। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जायकबाड़ी गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। रंजीत सागर बांध है रावी नदी पर पंजाब में। आगे नाथपा झाकरी याद रखना, नाथपा झाकरी बांध है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तिलैया डैम याद रखना है बराकर नदी पर है झारखंड में। और ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। तिलैया डैम है झारखंड में। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर अवस्थित है। इसी गढ़सोप्पा जलप्रपात को कहते हैं जोंक जलप्रपात या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है और जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जबकि कुंचिकल, यह बताया जाता है कि कुंचिकल भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपको अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो कुंचिकल को लगाना, प्रियोरिटी कुंचिकल को देना। जो कुंचिकल जलप्रपात है वो बराही नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तिलैया बांध याद रखना बराकर नदी पर है झारखंड में। आगे चलते हैं। जैसे सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। गांधी सागर चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। और सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर है हरियाणा में। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में अवस्थित है। जवाहर सागर अवस्थित है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर। तुलबुल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। आगे याद रखनी है आपको इसमें कांसावती परियोजना है पश्चिम बंगाल में। इसकी आप राज्य याद रखना कौन से राज्य में है कांसावती, पश्चिम बंगाल में। तो आगे चलते हैं। अब किसान जोत का आकार देख लेते हैं, यानी कृषि जोत का आकार। तो भारत में कृषि जोतों को अगर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जैसे सीमांत जोत, लघु जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। सीमांत जोत में जैसे 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान शामिल हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो आते हैं सीमांत जोत में। अच्छा, 1 हेक्टेयर का मतलब है लगभग 15 बीघा ज़मीन। 1 एकड़ में लगभग 6 बीघा होती है। तो और लघु जोत का मतलब है, लघु जोत का आगे है लघु जोत। तो लघु जोत जो होती है वो होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, यानी जिस किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन है उसे बोलते हैं लघु किसान। अगली है मध्यम किसान। मध्यम को भी दो भागों में बांट दिया, अर्ध मध्यम और मध्यम। मध्यम में वैसे 2 से 10 हेक्टेयर तक मान सकते हैं, लेकिन अर्ध मध्यम में 2 से 4 हेक्टेयर वाला जो किसान है वो होता है अर्ध मध्यम में, यानी जिस किसान के पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है वो आएगा अर्ध मध्यम किसान। और मध्यम में आएगा 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर वाला। और बड़े किसान होते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले, 10 हेक्टेयर से अधिक जोत वाले। तो मैंने आपको ये भारतीय कृषि की जितनी भी विशेषताएं थी और भारतीय कृषि में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे यूपी पुलिस के लिए वो सब करा दिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।